Okay, good evening, everyone. And let's begin with the class. The class today goes for very interesting chapter after S block elements, and that is nothing but P block elements by one and only मंजूत सर के साथ आप ये चैप्टर पढ़ने वाले हो और आपको पता है इस चैप्टर का रूल क्या है. यस, यू नीड टू हैव योर नोटबुक्स बिसाइड यू. यू नीड टू कीप राइटिंग द थिंग्स पॉइंट बाय पॉइंट. जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूं वैसे वैसे आप उसको लिखते जाएंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा. लेकिन अगर वही चीज आपने एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश की, आपने वो स्टंट करने की कोशिश किए, तो आपको घर पे बेहोशी मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं. इज दैट क्लियर? सो डोंट डू दैट. आई एम मेकिंग दिस चैप्टर्स इजी फॉर यू. लेट्स बिगिन दिस चैप्टर विद दैट वंडरफुल एनर्जी एंड आई एम नॉट एबल टू सी द एनर्जी एक्चुअली. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे ही ये चैप्टर आता है तो मेरे दिमाग में एक ब्लैंक स्लाइड आती है और उस ब्लैंक स्लाइड पे मैं हमेशा याद करता हूं हमारा केमिस्ट्री का खूबसूरत खूबसूरत क्या फिगर, जिसको हम पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं, जैसे हमने एस ब्लॉक में किया था. यस. अब हम पढ़ क्या रहे हैं? क्या हम एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं? नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं. तो क्या मुझे बाकी सारे एलिमेंट्स की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है. तो देखो, आपने मना किया, बाकी के एलिमेंट्स गायब हो जाएगा. आपके वॉइस कमांड पे चलेगा आज मेरा स्लाइड शो. ठीक है? आप बोलोगे यस तो रहेगा, आप बोलोगे नो तो नहीं रहेगा. ठीक है? तो यहां पर देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर प्लीज कंसंट्रेट ओवर हियर. जैसे मैंने आपको बोला है इन चैप्टर्स का एक फ्लो होता है. यस, डू यू रिमेंबर और नॉट? पहले हम ब्लॉक का इंट्रो करेंगे, फिर ब्लॉक के अंदर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिंगल सिंगल ग्रुप को पकड़ेंगे और उस ग्रुप्स के अंदर हम लोग ग्रुप का इंट्रो करेंगे. ग्रुप के इंट्रो के बाद हम अबंडेंस एंड अकरेंस की बात करेंगे, फिर हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, and then we'll go to chemical reactivity and then we will go to compounds. Again, amazing point. खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि पी ब्लॉक के भी कंपाउंड सारे के सारे उड़ा दिए हैं. इस साल के लिए आपके सिलेबस में एक भी कंपाउंड नहीं है. सो रिलैक्स ऑन दैट पार्ट एंड स्माइल, सेलिब्रेट. ओके, चलो यहां आ जाओ, सब लोग स्क्रीन पे आ जाओ, ध्यान से सुनो, बहुत अमेजिंग चीजें बताने जा रहा हूं. पी ब्लॉक की जनरल इंट्रोडक्शन. पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक की जनरल इंट्रोडक्शन. पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन के फॉर्म में करता हूं. व्हाई आर दे नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स? जैसे हमने एस ब्लॉक में लिखा था वैसे ही व्हाई आर दे नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोले जाते हैं पी ब्लॉक? बिकॉज इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इट एंटर्स इन द पी सबशेल. ठीक है? आंसर दे दिया है, मैंने बोल दिया है, आपको लिखना है. व्हाई आर दे नोन एज पी ब्लॉक? बिकॉज देयर these elements, the valence electron enters in the valence p subshell. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, valence p subshell. ध्यान देना, very very important. Okay, then point number 2, this block constitutes of 6 groups. इसके अंदर 6 ग्रुप्स हैं. इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आप लोग लिखोगे. मैंने एस ब्लॉक में बताया था आपको, वैसे ही यहां पर लिखोगे आप. मेरे साथ साथ ही लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ साथ लिखोगे तो ही मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा. और अगर मजा लेना है तो साथ साथ में लिखो. राइट? पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो कि वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट्स है मेरा. पॉइंट नंबर 3 में आप लिखोगे कि जितने भी ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप्स हैं ना इसके अंदर, ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप से जाने जाते हैं. कहने का मतलब क्या कि भाई बोरॉन जो है, बोरॉन का जो ग्रुप है उसको हम बोरॉन फैमिली बोलते हैं. कार्बन का जो ग्रुप है उसको हम कार्बन फैमिली बोलते हैं. नाइट्रोजन का जो ग्रुप है उसको नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन का जो ग्रुप है उसको ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन का जो ग्रुप है उसको फ्लोरीन फैमिली, और नियॉन का जो ग्रुप है उसको नियॉन फैमिली बोला जाता है. डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस.
परफेक्ट है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप उसके रिस्पेक्ट में नाम दिया गया है, हर एक ग्रुप को नाम दिया गया है। जैसे कि आपने एस ब्लॉक में पढ़ा था एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल्स पढ़ा था ना, वैसे ही यहां पर बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली। इसके अलावा ये जो 3 फैमिलीज हैं, ध्यान से देखो, नाइट्रोजन वाली, ऑक्सीजन वाली और फ्लोरीन वाली। नाइट्रोजन फैमिली को एक बड़ा स्पेसिफिक नेम दिया जाता है निकोजेंस, दीज आर नोन एज निकोजेंस, राइट। सिमिलरली ऑक्सीजन फैमिली को बोला जाता है चैल्कोजेंस। सिमिलरली फ्लोरीन फैमिली को बोला जाता है हैलोजेंस। ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, राइट। और ये जो हमारा लास्ट वाला ग्रुप है, इस ग्रुप को बोला जाता है नोबल गैस एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? नोबल गैस एलिमेंट्स। So these are some specific names for specific families in P block. लिखा, सबने लिख लिया? अरे मेरे साथ साथ लिखो, मेरे साथ जैसे ही छोड़ोगे आपको हो जाएगी तकलीफ, तो ऐसा ना हो, कोशिश करो मेरे साथ साथ ही लिखो, ठीक है? परफेक्ट है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड। पॉइंट नंबर 4, ये पी ब्लॉक जो है ना, ये पी ब्लॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉक है। पता है क्यों? व्हाई इट इज सो इंटरेस्टिंग? बिकॉज इट इज द ओनली ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल which constitutes of metals also, non-metals also, and metalloids also. It constitutes of metals, non-metals and metalloids. इसीलिए ये बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट है। Is that clear? श्योर है? पक्का? 100%? उसके अलावा ये ब्लॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये ब्लॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सॉलिड एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट्स एंड गैसियस एलिमेंट्स। तो ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों टाइप के एलिमेंट्स भी हैं और तीनों टाइप की स्टेट्स भी हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर पता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों टाइप की स्टेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूं तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में गैस होती है, लेकिन ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है और आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है। तो ऑल 3 स्टेट्स आर विजिबल इन दिस ब्लॉक, ठीक है? इसीलिए ये ब्लॉक बहुत ही फेवरेट वाला हो जाता है। ध्यान से देखो यहाँ पर ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर देखिएगा, कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन। ये जो पिंक वाले आपको दिख रहे हैं, देखो मैंने शेड किया, ये जो पिंक वाले आपको दिख रहे हैं, दीज आर मेटल्स। क्या है ये? मेटल्स। फिर ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये जो सर्कल कर रहा हूं, ये सारे के सारे आपके नॉन मेटल्स हैं। क्या है बच्चे? नॉन मेटल्स। और ये जो मैं स्टेयरकेस बना रहा हूं, देखो मैंने स्टेयरकेस बनाया है यहाँ पर, ये जो स्टेयरकेस बनाया, दीज आर मेटलॉइड्स, ठीक है? तो पी ब्लॉक के अंदर तीनों एलिमेंट्स दिखते हैं आपको, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। लिखा? सबने लिखा? डिड एवरीवन राइट इट डाउन? गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं ये वाला पॉइंट्स रब कर रहा हूं, आई एम रबिंग दीज पॉइंट्स ओवर हियर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो। कौन सा पॉइंट था अपना कशिश? कौन सा पॉइंट था अपना? ये वाला लास्ट वाला, 5th पॉइंट लिखो। 5th पॉइंट लिखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे एस ब्लॉक में आपने देखा था ना, NS12 ऐसा था ना, एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन कोई पूछे तो NS1-2 ऐसा था ना, वैसे ही यहां पर लिखो, इसमें होता है NS2 NP126, NS2 NP126। प्लीज देखो, मैं आपका चैप्टर नंबर 3 भी रिवाइज करवा रहा हूं, ये आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो ये जो बोरान फैमिली है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो बोरान फैमिली है, NS2 तो कॉमन चलेगा सब में, बोरान फैमिली पे आता है NP1, कार्बन पे आता है NP2, नाइट्रोजन पे आता है NP3, इस पे आता है NP4, इस पे आता है NP5 और ये आता है NP6। दिस इज व्हाट इज बेसिकली द कॉन्फ़िगरेशन।
पॉइंट नंबर 6 लिखिए, राइट डाउन द पॉइंट नंबर 6। क्लास 11th के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। हम ये दो फैमिलीज के बारे में क्लास 11th में बात करेंगे, और क्लास 12th में जब आप जाओगे तो वहां पर आप लोग बात करोगे नाइट्रोजन से लेके फ्लोरीन फैमिली तक, ओह सॉरी नियॉन फैमिली तक। वहां पर नियॉन 18th ग्रुप भी पढ़ेंगे हम लोग। सो नाइट्रोजन टू नियॉन, ये जो बाकी की 4 फैमिलीज हैं ये हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। डू यू गेट दिस? डू यू गेट दिस एवरीवन? यस। देखो आप लोग मेरे को एनर्जी नहीं दे रहे हो तो मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। एनर्जी दो मेरे को, कम ऑन, गिव मी द एनर्जी। एग्री? करेक्ट। तो जैसे एस ब्लॉक के अंदर एक खड़ूस प्रोफेसर आए थे, वैसे ही पी ब्लॉक के अंदर भी एक खड़ूस प्रोफेसर आएंगे। ये जो जनरल पॉइंट्स लिखवाए हैं मैंने वही वापस रिपीट हो रहे हैं, बस वो डंडा लेके आना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने लिखा नहीं है तो ये डंडा पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर 5 पॉइंट है, हमने 6 पॉइंट लिखे हैं जिसके अंदर मैंने एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी लिखवाया है। ठीक है, आई हैव गिवन यू द जनरल कॉन्फ़िगरेशन। उसके अलावा मैंने ये वाला पॉइंट मिस किया था, नॉट सो इंपॉर्टेंट, but you should know that P block is placed at the right hand side of the long form of periodic table. डन है। ग्रुप्स 6 ग्रुप्स हैं, लेकिन वो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, वो 13 14 15 16 17 18 है। ये ध्यान रखना, नंबरिंग जो है वो 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, दिस इज 13 to 18। करेक्ट है? बोलो यहां तक चैप्टर क्लियर? यहां तक चैप्टर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन टू द ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मेरे साथ साथ समझते जाना है। कोई डाउट हो तो पूछते जाना है। 2 क्लासेस के अंदर हम लोग पी ब्लॉक को खत्म करने का प्लान कर रहे हैं। हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक क्लास का आधा घंटा लगेगा, और अगर लगेगा तो ठीक है, अदरवाइज by Monday your syllabus will be over. By Monday your syllabus will be over. Okay? और फिर हमने प्रॉमिस किया था आपको, वेडनेसडे को हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फ्राइडे को हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे एग्जामिनेशंस के लिए। याद आया? तो बस यही करेंगे, यही है हमारा काम, आपको देना है हमें गाइडेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर कंसंट्रेट करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने जा रही हैं। क्या आपको याद है कि हमने एस ब्लॉक के अंदर भी ऐसा आपको एक टॉपिक दिया था, दैट लिथियम और बेरिलियम जो है वो अपने ग्रुप के साथ तो मैच होते हैं, लेकिन उसके अलावा वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो अलग दिखाते हैं। याद आया? कोई मुझे बता सकता है उस टॉपिक का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट टॉपिक? एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया था मैंने उसके अंदर, ए से कुछ वर्ड यूज किया था। इफ एनीबॉडी रिमेंबर्स, पुट अ रेज हैंड सिंबल। Put a raise hand symbol. Come on, come on, come on. Quick, 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 quick. ए से मैंने एक वर्ड यूज किया था, वो इंपॉर्टेंट है। यस मृणाल, बताओ, क्लास को बताओ। सर एनॉमलस बिहेवियर। जोर से बोलो बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर एनॉमलस बिहेवियर। बहुत बढ़िया, देखो वॉइस कमांड दिया आपने और एनॉमलस बिहेवियर का स्लाइड आ गया, आप देख रहे हो। एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। कौन से फर्स्ट एलिमेंट्स? देखो आपको पी ब्लॉक दिख रहा है पूरा का पूरा, अब गायब किया, देखो कौन से एलिमेंट्स रह गए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप रह गए, देख रहे हो? आर यू गेटिंग? तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये अपने ग्रुप के साथ मैच करते हैं, इसीलिए तो वो ग्रुप में है। लेकिन उसके अलावा ये लोग जो हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो स्पेसिफिकली ये लोग ही दिखा पाते हैं और बाकी के एलिमेंट्स नहीं दिखा पाते हैं। क्लियर? तो जैसे हमने वहां पर आपको बताया था कि ग्रुप वाइज में आपको बताते जाऊंगा लिथियम की क्या एनॉमलस प्रॉपर्टीज है, वैसे ही यहां पर भी ग्रुप वाइज में आपको बताऊंगा बोरॉन की क्या एनॉमलस प्रॉपर्टीज हैं, कार्बन की क्या एनॉमलस प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, बट इन सब एनॉमलस प्रॉपर्टीज का जो कॉज है वो कॉमन रहने वाला है। तो इसीलिए मैं ये पहला स्लाइड ही ले लेता हूं, that the first element of each group they are having anomalous properties. The reason for that goes as
extremely small size of the atom and their ion, high ionization enthalpy and electronegativity, high electron gain enthalpy, and non availability of d orbitals. आपको याद होगा s ब्लॉक में कॉमन पॉइंट था हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ द केटायन, याद आया? वैसे ही यहां पर ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके ये जो एलिमेंट्स है ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका अगर कॉन्फ़िगरेशन आप देखो तो मेरे प्यारे दोस्तों इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आता है? 2s2 2p1, यहाँ आएगा 2p2, यहाँ आएगा 2p3, यहाँ आएगा 2p4, यहाँ आएगा 2p5 और यहाँ आएगा 2p6। आएगा कि नहीं आएगा? दे आर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, यस। और सेकेंड पीरियड में कुछ भी 2d करके नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक 2d। बट पीरियड 3 ऑनवर्ड्स आप देखोगे कि भले ही d ऑर्बिटल भरता नहीं है, बट देयर इज presence of vacant d orbital. There is presence of vacant d orbital. क्लियर है? और इस वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं पी ब्लॉक में, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। वो समय आने पे मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए तो आपको सिर्फ ये रीजंस लिखने हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर एनॉमलस बिहेवियर ऑफ पी ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप। करेक्ट है? लिखा सबने? श्योर है? Please write this down. I give you exactly 10 seconds to do that. Come on. लिखा? चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। अब अगर आपको याद हो तो एस ब्लॉक में हमने दोनों ग्रुप्स को पैरेलली लिया था, याद है? दोनों ग्रुप्स को पैरेलली लिया था, लेकिन पी ब्लॉक के अंदर हम वो चीज नहीं कर पाएंगे। और उसका रीजन आपको पता चलेगा धीरे धीरे, आपको पता चलेगा जब हम क्या करेंगे, जब हम ग्रुप के अंदर घुसेंगे। ठीक है, ईच ग्रुप के अंदर जब हम घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों हम दोनों ग्रुप्स को पैरेलली यहां नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। वहां पर प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर थी, इसीलिए जो चीज ग्रुप 1 में हो रही है वही चीज ग्रुप 2 में हो रही है। बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, तो इसलिए हमें हर एक ग्रुप को इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन योर पी ब्लॉक इन क्लास 11th इज 8 मार्क्स। 8 मार्क्स, 8 मार्क का चैप्टर है ये। ऐसे ही जब आप क्लास 12th में जाओगे तो पी ब्लॉक आपका 10 मार्क का चैप्टर हो जाता है। 8 to 10 मार्क्स ओवर देयर ऑल्सो। यहां पर 6 to 8 लिख सकते हो, यहां पर 8 to 10 लिख सकते हो। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो हर एक ब्लॉक को अच्छे से बढ़िया से समझने चलते हैं। और ब्लॉक नंबर 1 दैट इज नथिंग, हर एक ग्रुप को, सॉरी, तो हर एक ग्रुप को पढ़ने चलते हैं। और ग्रुप नंबर 13 को सबसे पहले याद करते हैं, दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ठीक है, अब जनरली मैं जो है ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं बनाता हूं, बट सिंस आई एम वेरी फूडी, मैं बहुत ऐसे आई लाइक टू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, तो उसकी वजह से मेरे को ये वाला स्टेटमेंट जो है ना वो हमेशा याद रह गया है। बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, सब कुछ डाल दिया मैंने अपनी थाली में। ठीक है, नाम लिख रहा हूं, देखो पहला पड़ाव शुरू हो चुका है। यहां पर पहला पड़ाव शुरू हो चुका है जहां पर मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ग्रुप का इंट्रोडक्शन। और उस ग्रुप के इंट्रोडक्शन में मैं यहां पर एलिमेंट्स के नाम लिख रहा हूं। पहला एलिमेंट है बोरॉन, दूसरा एलिमेंट है एल्यूमिनियम, प्लीज मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, आई विल नॉट गिव टाइम। तीसरा एलिमेंट है गैलियम, चौथा एलिमेंट है इंडियम, और लास्ट वाला एलिमेंट है थेलियम। प्लीज ये लिखिएगा, लास्ट वाला एलिमेंट है थेलियम।
क्लियर? सो ग्रुप नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 इंट्रो में दिस फैमिली इज नोन एज बोरॉन फैमिली. बोरॉन फैमिली के मेंबर्स को सीरीज में याद करना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस इन सीरीज. सीरीज रिमेम्बरेंस इज इंपॉर्टेंट. सो प्लीज राइट दिस डाउन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 लिखो. पॉइंट नंबर 3 लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. बोरॉन जो है वो एक नॉन मेटल है. बोरॉन जो है वो एक नॉन मेटल है. अच्छा, यहां पर एक छोटा सा मिसमैच है. अगर एक्चुअली में प्रैक्टिकली में आप जैसे गूगल करोगे ना, तो बोरॉन इज एक्चुअली अ मेटलॉइड. बोरॉन इज एक्चुअली अ मेटलॉइड. लेकिन आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि बोरॉन एक नॉन मेटल है. रीजन क्योंकि उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है रादर देन मेटालिक कैरेक्टर. दिखा वो दोनों सकता है, लेकिन नॉन मेटेलिक ज्यादा दिखता है. तो इसीलिए आपकी एनसीईआरटी इसको नॉन मेटल कंसीडर करती है. सो वी विल टेक इट नॉन मेटल. करेक्ट है? सो लिखा सबने, बोरॉन इज अ नॉन मेटल. अच्छा, गूगल सर्च है बाबा, गूगल सर्च है. देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑन द सेम. बोरॉन इज अ मेटलॉइड. ठीक है, बोरॉन इज अ मेटलॉइड, मैं बता रहा हूं आपको. बट आप अगर एनसीईआरटी में भी लैंग्वेज देखोगे ना, तो उसने पता क्या लिखा है? बोरॉन इज टिपिकली अ नॉन मेटल. ऐसा लैंग्वेज लिखा है, टिपिकली अ नॉन मेटल. टिपिकली नॉन मेटल का मतलब है कि ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, बट मेटेलिक कैरेक्टर भी है उसमें. करेक्ट है? सो दैट इज व्हाई वी विल टेक इट एज टिपिकली नॉन मेटल. इसके अलावा एल्यूमिनियम की जब हम बात करेंगे, राइट, एल्यूमिनियम की जब हम बात करेंगे, सो एल्यूमिनियम के अंदर आप देखोगे कि एल्यूमिनियम जो है वो आपका मेटालिक कैरेक्टर आ जाता है. एल्यूमिनियम इज अ मेटल. बट व्हेन यू गो डाउन यू टॉक अबाउट गैलियम एंड इंडियम, तो आप देखोगे गैलियम और इंडियम जो है, इनफैक्ट यहां पर आप कॉमन पॉइंट ही लिखो. बोरॉन इज टिपिकली अ नॉन मेटल. एल्यूमिनियम से लेके थेलियम तक दे ऑल शो मेटालिक कैरेक्टर. ठीक है? बोरॉन टिपिकली अ नॉन मेटल. एल्यूमिनियम से थेलियम जो है टिपिकली दे आर गोइंग टू शो मेटालिक कैरेक्टर. परफेक्ट है? ये पॉइंट लिखा. दिस वाज पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे. पॉइंट नंबर 4 इंट्रो के अंदर आपको इन सब एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स याद रखने हैं. और वो एटॉमिक नंबर आपको याद ना करने पड़े, उसके लिए मैजिकल ट्रिक. आपको सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का याद रखना है, दैट इज बोरॉन. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है. 8, 18, 18, 32 ये याद रखना है पी ब्लॉक के लिए. एस ब्लॉक के लिए क्या याद रखा था? 8, 8, 18, 18, 32. 8, 8, 18, 18, 32. यहां पर वो ऊपर वाला एक 8 निकल गया. ठीक है, ऊपर वाला एक 8 निकल गया है. 8, 18, 18, 32 ऐसे जाएगा. इज दैट क्लियर? उसका भी रीजन है क्यों ऐसा, ये वो एक 8 क्यों कम हो गया, वो पीरियोडिक टेबल में फिर कभी बताऊंगा. अभी के लिए खाली ये मैजिकल फोन नंबर जो है वो याद रख लो. 8, 18, 18, 32 बोरॉन का अगर याद है, और अगर आपने ये पॉइंट नंबर 2 को अच्छे से माना है मेरे, दैट इज सीरीज को अच्छे से याद किया है, बैंगन आलू गाजर इन थाली, तो आप बड़े ही आराम से क्या कर सकते हो? एटॉमिक नंबर्स निकाल सकते हो. करेक्ट है? डन है? श्योर है? 100% है? सो विद दिस पहला पड़ाव जो है आपका पूरा हो चुका है. अब हम चलेंगे दूसरे पड़ाव की तरफ. ग्रुप के अंदर हम घुस चुके हैं, बोरॉन फैमिली हमारा स्टार्ट हो चुका है. अब हम चलेंगे और बात करेंगे इस ग्रुप के अबंडेंस एंड अकरेंस की. क्या बात करेंगे? अबंडेंस एंड अकरेंस की. अब इसके अंदर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज, जो आपके सामने पॉइंट्स आने वाले हैं उनको ध्यान से समझिएगा एंड लिखिएगा. ठीक है? बोरॉन इज अ वेरी रेयर एलिमेंट. बोरॉन is a very very rare element, but
इसका अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्टेंस है, बहुत कम एग्जिस्टेंस है लेकिन है, और उसके ऊपर ही कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बोरॉन जो है वो अर्थ क्रस्ट में किस तरह मिलता है। तो वहां पर आप लिखोगे, यहां पर मैं देखो साइड में पॉइंट लिखते जा रहा हूं, बोरॉन जो है वो टिपिकली बोरैक्स के फॉर्म में मिलता है हमको। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स का फॉर्मूला कई बार पूछते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोरैक्स? तो Na2B4O7.10H2O, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, .10H2O बोरैक्स। और ये जो बोरैक्स है ये बहुत ही रेयर है, हमारा मिनरल है लेकिन बहुत ही रेयर है, और ये दो ही जगह पे इंडिया में मिलता है, एक है लद्दाख और दूसरा है राजस्थान। Ladakh and Rajasthan, these are the two places where this is rarely found, but two places where you will see the abundance of this mineral. इसी के अंदर पॉइंट नंबर 2 लिखो कि बोरॉन जो है वो बोरिक एसिड के फॉर्म में भी मिलता है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखो H3BO3, H3BO3 बोरिक एसिड, या फिर इसको हम ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज ऑर्थोबोरिक एसिड। लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, छोटी छोटी चीजें हैं। यस वसाब, बोलिए क्या डाउट है? सर ये बोरिक एसिड वाला फिर से बताओ ना सर। क्या बताऊं इसमें बच्चा? सर मीन इस फॉर्म में मिल रहा है कि दिस इज मिनरल, मिनरल ऑफ बोरॉन। ओके सर, ठीक है, इस फॉर्म में भी मिलता है। श्योर है? क्लियर है? ये हो गया आपका बोरॉन। बोरॉन के साथ साथ आपको और क्या लिखना है, ध्यान से देखो, बोरॉन के अंदर ही पॉइंट देखो, आप जब अबंडेंस ऑकरेंस लिख रहे हो ना तो बोरॉन, बोरॉन हेडिंग डालो और उसके नीचे उसके पॉइंट्स लिखो। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, मिनरल्स बता दिए मैंने आपको, इसके क्या बता दिए? मिनरल्स बता दिए। ऐसे पॉइंट नंबर 2 लिखो इसी के अंदर, बोरॉन इज फाउंड इन 2 स्टेबल आइसोटोपिक फॉर्म्स, दैट इज B10 एंड B11, जिसमें B10 का परसेंटेज है 19% और B11 का है 81%। दिस वाज द हैशटैग पॉइंट ऑफ बोरॉन। लास्ट ईयर 4 स्कूल के अंदर फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन था, दैट बोरॉन इज फाउंड इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स B10 एंड B11। वो उन्होंने दे दिया था, लेकिन पता है पूछा क्या? पूछा ये कि इन दोनों में से किसका अबंडेंस ज्यादा होता है, which isotopic form is more abundant? So B11 is more abundant. B11 is more abundant. ठीक है, क्लियर है? 100%। नेक्स्ट पॉइंट कमिंग ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से देखिएगा। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, और मैंने आपको एस ब्लॉक में भी बताया था दैट रैंकिंग सबकी याद नहीं रखनी है, लेकिन 1 2 3 वाले जो है उनको तो याद रखना है। ध्यान से देखना, इट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल बट इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। पहला अबंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन, फिर है सिलिकॉन, फिर आता है एल्यूमिनियम। एलिमेंट्स की अगर बात करेंगे तो एल्यूमिनियम थर्ड है, मेटल्स की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम फर्स्ट है। इज दैट क्लियर? इफ मेटल्स आर टॉक्ड अबाउट देन एल्यूमिनियम इज फर्स्ट, इसीलिए इसका ये परसेंटेज भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि 8.3 के अराउंड है। क्लियर है ये चीज सबको? 100%? अरे भाई क्लियर है कि नहीं है? श्योर है? अब लिखो यहां पर, अगर ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है तो भाई साहब इसके मिनरल्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम हेडिंग डाल के लिखो मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम, जिसके अंदर पहला मिनरल जिसके बारे में आपने बहुत सुना हुआ है, बॉक्साइट। सुना है ना? बॉक्साइट नाम तो सुना हुआ आपने? नहीं, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। करेक्ट है? फिर इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसको हम क्रायोलाइट बोलते हैं, ये पूछा जाता है कई बार। क्रायोलाइट का फॉर्मूला है Na3Al F6, Na3
AlF6 परफेक्ट है, श्योर है, सबको क्लियर है, छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन हमने पॉइंट वाइज हाईलाइट करके लिख लिया है. नाउ नो टेंशन, हम जब रिवीजन करेंगे तो ये पॉइंट हाईलाइटेड दिखेंगे हमको. इज दैट क्लियर? And last but not the least, gallium, indium and thallium, they are very much less abundant, so we do not need to talk about them. ठीक है? They are very much less abundant, so we do not need to talk about them. Correct है? 100%. चल, exactly 10 seconds to write down. Exactly 10 seconds to write down. लिखा सबने? Did everyone write down? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े. पड़ाव नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया. पड़ाव नंबर पहला क्या था? इंट्रो टू द ग्रुप. पड़ाव नंबर दूसरा क्या था? अबंडेंस एंड अकरेंस. बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हमने उसमें. पड़ाव नंबर तीसरा आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज. यस, वी कॉल देम एटॉमिक प्रॉपर्टीज. लिखिए, पड़ाव नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यहां पर आपके कॉम्प्लिकेशन शुरू होंगे पी ब्लॉक के. सो मेरे साथ सब्र रखना. सब्र रखोगे तो चीजें बहुत आसान लगेंगी. हड़बड़ाहट करोगे तो माइंड ऑफ हो जाने वाला है. ठीक है? सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी एलिमेंट को समझने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना बहुत जरूरी है. If you understand the electronic configuration, you are going to succeed in understanding that element to the core. Correct है? 100%. चलो, अब ध्यान यहां पर रखना, क्योंकि यहां पर बहुत अमेजिंग चीजें होने वाली है. देखो, सबसे पहली चीज, 13th ग्रुप एलिमेंट्स, दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास? 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर, which is preceded by a noble gas configuration. Preceded by a noble gas configuration. तो आपका configuration, general configuration of this group becomes noble gas NS2 NP1. Noble gas NS2 NP1. क्लियर है? इतना पार्ट क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, चल, बहुत बढ़िया. अब दिक्कतें शुरू होने वाली हैं, सो प्लीज कंसंट्रेट. यस वसफ. सर प्रेसिडेड बाय नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब? प्रीसीडेड मतलब वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 होता है, और उससे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज अ नोबल गैस. या हीलियम होगा, या नियॉन होगा, या ज़ेनॉन होगा, या आर्गन होगा. दैट वे. याद आया? ओके सर. हाँ सर. याद आया ना? हाँ सर. पक्का? हाँ सर. अगर नहीं आया तो ये लो, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो. अब याद आया? हाँ सर, याद है. हाँ, बहुत बढ़िया. तो अब यहाँ पर कंसंट्रेट करना, बिकॉज यहाँ पर अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं. अब यहाँ पर एक छोटा सा जो मिस्टेक हुआ है वो यहाँ पर लिखो. यहाँ पर नीचे ये जो थेलियम है ना, उसके अंदर ज़ेनॉन होता है, फिर आता है 4F14, फिर आता है 5D10, फिर आता है 6S2, फिर आता है 6P1. ठीक है? ये पहले लिख लेना, क्योंकि अभी स्क्रीन बार बार क्लियर होगी ना तो वो मिस आउट हो जाएगा. So I give you 10 seconds, 20 seconds to write down the configuration of this block, of this group. जल्दी लिखो. लिख दिया? परफेक्टली लिख दिया? ओके, श्योर? हाँ, ये ध्यान देना, यहाँ पर ये थेलियम वाले पार्ट के अंदर ज़ेनॉन के बाद 4F14, फिर 5D10, फिर 6S2, फिर 6P1. अब अगर आपको याद हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर याद नहीं है तो मैं आपके लिए स्क्रीन पे वो भी ले आ रहा हूं. चलो, मैं आपके लिए स्क्रीन पे वो भी ले आ रहा हूं. ध्यान से देखो,
यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, पहले देखो फिर उसके बाद लिखना, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे हो, कुछ अगर नोटिस कर रहे हो, तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि लिथियम के रिस्पेक्ट में मेरे पास यहाँ पर कौन है, बोरॉन है कि नहीं है। लिथियम के पीरियड में आता है ना, ये लिथियम के पीरियड में आता है। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो, हीलियम 2s1, बोरॉन का देखो हीलियम 2s2 2p1, कोई दिक्कत नहीं है। वैलेंस शेल मेरा सेकंड शेल था, उससे पहले हीलियम था, है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्यूमिनियम में देखो, एल्यूमिनियम के साथ मेरा कौन आएगा, सोडियम आएगा, आएगा ना। सोडियम वाले ग्रुप पीरियड के अंदर मेरा एल्यूमिनियम होता है। नियॉन 3s1 यहां पर भी दिख रहा है, नियॉन 3s2 3p1 दिख रहा है ना, कोई दिक्कत है। एनीबॉडी इज हैविंग प्रॉब्लम टिल हियर। अब प्रॉब्लम देखो शुरू होने वाली है। यहां पर देखो, गैलियम के पीरियड में मेरे पास कौन था, पोटेशियम, अरे था कि नहीं था। अब अगर आप यहां पर देखो तो पोटेशियम इज आर्गन 4s1, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो आर्गन भी है और उसके साथ साथ D10 इलेक्ट्रॉन्स भी है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, D10 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं लिखवा रहा हूं, मैं लैंग्वेज लिखवाऊंगा, पहले खाली नोटिस करो, पहले खाली नोटिस करो, डोंट राइट एनीथिंग राइट नाउ। मैं आपको लिखवाऊंगा इन माय लैंग्वेज, आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू राइट डाउन। आर यू नोटिसिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऐसे ही आप देखो, इंडियम के पीरियड में मेरे पास रुबीडियम होने वाला था, तो रुबीडियम के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो क्रिप्टॉन 5s1 है, लेकिन यहां पर क्रिप्टॉन के बाद 4d10 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर D10 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है, पक्का। और थेलियम के पीरियड में मेरा सीजियम आने वाला था, तो सीजियम जो था वो जेनॉन 6s1 था, लेकिन यहां पर जेनॉन के साथ साथ 4f14 भी है और 5d10 भी है, ठीक है, पक्का। समझ में आया यहां तक, नोटिस हुआ, पहले नोटिस हुआ, डू यू नोटिस दिस थिंग, ओके चलो। अब देखो, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुनो, जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनो। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये वैलेंस शेल्स को हटा दूं, जो मेरा बोल्ड वाला पार्ट है, अगर मैं उसको हटा दूं, तो ये वाला जो पोर्शन बचा है ना, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इस एटम का इनर कोर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इनर कोर। क्या बोलते हैं, इनर कोर। ध्यान से सुनो मेरी लैंग्वेज को, राइट। सो नाउ आई एम डिवाइडिंग योर पेज इनटू 3 पार्ट्स, और वो 3 पार्ट्स के ऊपर मैं हेडिंग दे रहा हूं, आई एम गिविंग अ कॉमन हेडिंग ओवर हियर वेयर आई टेल यू इनर कोर, वेयर आई विल राइट डाउन that boron and aluminium, they have a inner core of noble gas only। दिख रहा है ना, इनर कोर सिर्फ नोबल गैस का है। लेकिन जैसे ही मैं नीचे जाता हूं एल्यूमिनियम और इंडियम पे, तो मुझे दिखता है कि इनके पास नोबल गैस का तो कोर है ही, लेकिन उसके साथ साथ आ जाते हैं 10d इलेक्ट्रॉन्स। दिख रहा है ना, उसके साथ साथ क्या आ जाते हैं, 10d इलेक्ट्रॉन्स। गैलियम एंड इंडियम की बात कर रहा हूं, गैलियम एंड इंडियम, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, गैलियम एंड इंडियम की बात कर रहा हूं। तो आप देखोगे नोबल गैस प्लस 10d इलेक्ट्रॉन्स। दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ना, कॉन्फ़िगरेशन में दिख रहा है। और लास्ट में जब मैं थेलियम की बात करता हूं तो मुझे दिखता है नोबल गैस तो है ही, उसके साथ साथ 10d इलेक्ट्रॉन्स भी है ही, और उसके साथ साथ 14f इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, 14f इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। सर आप इतना टाइम क्यों डाल रहे हो इतना सब एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आपकी एनसीईआरटी में ये टॉपिक को कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, खाली लिख दिया है, खाली वर्ड लिख दिया है, बाकी एक्सप्लेनेशन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब जब आप इस चीज को समझोगे ना तो बहुत अमेजिंग तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अब ध्यान से सुनो, आपको दिख रहा है ना कि डाउन द ग्रुप एस ब्लॉक में जब मैं देख रहा था तो मेरा इनर कोर कांस्टेंट था, दिख रहा था ना, इनर कोर वाज ओनली नोबल गैस। लेकिन यहां पर मैं जब देखता हूं तो डाउन द ग्रुप जाने पे मेरा इनर कोर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आई एम एबल टू सी
then inner core is changing. टॉप के जो 2 एलिमेंट्स है उनमें इनर कोर नोबल गैस है, गैलियम इंडियम में नोबल गैस प्लस 10d इलेक्ट्रॉन्स है, थेलियम के अंदर नोबल गैस प्लस 10d प्लस 14f इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब इसकी वजह से होता क्या है सर, व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस? एवरीवन ऑन द स्क्रीन, डू नॉट पुट योर आईज ऑन द नोटबुक जब तक मैं बोलूं नहीं। ब्लिंक करोगे फंस जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। आई एम मेकिंग द स्क्रीन ब्लैंक फॉर नाउ, ठीक है? मैंने स्क्रीन ब्लैंक किया है, ध्यान यहां पर रखिएगा। मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं बोरॉन का, और मैं यहां पर लास्ट में एग्जांपल ले रहा हूं थेलियम का। ध्यान से सुनना, पहले ध्यान से सुनना, ठीक है? बोरॉन का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है बोरॉन का, उसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। बोरॉन का फर्स्ट शेल आएगा, दैट इज नथिंग बट 1s2, राइट? बोरॉन का सेकेंड शेल आएगा, बोरॉन का सेकेंड शेल आएगा, उसके अंदर पहले मेरे पास 2s होगा, और फिर उसके बाद थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर यहां पर 2p होगा, ठीक है? अब जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है आपको, ठीक है? जब मैं बोलूं तब लिखना है। किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जो एक पर्टिकुलर शेल की जब हम बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर शेल, जैसे मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं तो उसमें तो एक ही सब शेल होता है, दैट इज 1s, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड शेल ऑनवर्ड्स मेरे पास सब शेल्स भी बढ़ जाती है, मेरे पास 2s 2p होता है, फिर 3s के अंदर, थर्ड शेल के अंदर 3s 3p 3d होता है ना? तो आप देखोगे ये जो s वाला ऑर्बिटल होता है ना, s वाला सब शेल जो होता है, दैट इज मोर क्लोजर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। क्या होता है, देखो कैसे बनाया मैंने, 2s को थोड़ा अंदर बनाया है और 2p को थोड़ा डॉटेड लाइन से बाहर बनाया है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं सब शेल का पेनिट्रेटिंग पावर। अब ये लिखो, सब शेल पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब कि भाई एक सबशेल न्यूक्लियस के कितना पास जा सकता है। तो ये जो सबशेल का पेनिट्रेटिंग पावर है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये सबशेल का पेनिट्रेटिंग पावर डिपेंड्स ऑन the shape of the orbitals, depends on the shape of the orbitals, करेक्ट है? श्योर है? अब जिसका शेप ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, क्या लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, जिसका शेप ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके ऊपर न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो सबसे ज्यादा लगेगा। एग्री करते हो? डू यू एग्री विद मी? कोई भी चीज ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ज्यादा डेंसिटी वाली है, उसके ऊपर न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो सबसे ज्यादा लगेगा। अब हमें पता है एस और एस सबशेल जो है वो आपका स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल शेप इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड शेप, यस और नो? तो एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद P, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद F। मतलब अगर आपके एटम के अंदर कोई ऐसा शेल है जिसके अंदर S भी है, P भी है, D भी है और F भी है, तो उस शेल का S ऑर्बिटल विल बी क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, फिर उसके बाद P आएगा, फिर उसके बाद D आएगा, और फिर उसके बाद F आएगा। Do you understand? This whole thing is one shell only. ये एक ही शेल की बात कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वन शेल ओनली, बट उस वन शेल के अंदर भी अरेंजमेंट कैसा होता है? S will be more closer to the nucleus, P will be less closer, D will be even less, F will be even less. Reason, S is spherical in shape and that is why it is the most concentrated subshell. ऐसा लिखो, it is the most concentrated subshell, and F is most diffused subshell. लिखो लिखो प्लीज, जल्दी लिखो, मेरे साथ साथ लिखो। F is the most diffused subshell,
इसीलिए उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होता है। इज दैट ओके? तो इसीलिए S जो है वो क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस होता है और उसी को हम लोग बोलते हैं उस सबशेल का क्या मेरे प्यारे दोस्तों? पेनिट्रेटिंग पावर। लिखा? सबने लिखा ये चीज? डिड यू राइट दिस डाउन? ओके, बहुत बढ़िया। अब स्क्रीन हो रही है क्लियर? चलो कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन नाउ, कंसंट्रेट। वापस देखो यहां पर। अब मैं बात कर रहा हूं बोरॉन। बोरॉन का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है मेरे पास यहां पर 1s, 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें, फिर उसके बाद है 2s, उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड फिर है मेरे पास यहां पर थोड़ा सा हटके 2p1। अब अरेंजमेंट समझ में आ रहा है सबको? यस, अरेंजमेंट समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो मैं जो समझाने जा रहा हूं। क्या ये न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? यस, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन निकल गया होता। यस और नो? क्लियर है ये चीज 100% सबको? अब ये न्यूक्लियस जो है, ये जिस फोर्स से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन with which the nucleus pulls the valence shell electrons towards itself is known as nuclear charge, represented by Z. इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे साथ साथ लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। तो आपका फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके एक चैप्टर आया होगा, आ गया है कि नहीं आ गया है? इलेक्ट्रिक चार्जेस आ गया है कि नहीं आ गया है? इलेक्ट्रिक चार्जेस आ गया है? गिव मी अ थम्स अप अगर आ गया है तो। इलेक्ट्रिक चार्जेस आ गया है? नहीं आया है? अच्छा, उसके अंदर आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर r डिस्टेंस है, इफ देयर इज r डिस्टेंस, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर मुझे फोर्स ढूंढना है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1Q2 अपॉन r स्क्वायर। लिखना नहीं है आपको, ये चीज नहीं लिखनी है, नहीं लिखना है आपको। बट मैं आपको ये क्यों रिलेट करवा रहा हूं? क्योंकि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। डू यू एग्री विद मी? यस, ये तो पता है आपको? यस, पता है ना? तो अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर देखूं तो उन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ऐसे कैलकुलेट किया जाना चाहिए, किया जाता है, और उस न्यूक्लियर चार्ज को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। उस न्यूक्लियर चार्ज को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। अब जब मैंने एक प्रोटॉन और वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन लिया, उनके बीच का डिस्टेंस r था, तो वो r डिस्टेंस के हिसाब से जब मैंने Z को कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो थी 10 न्यूटन। कितनी थी? 10 न्यूटन। प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट पहले। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या देखा? चार्ज देखा। एक्सपेरिमेंटली इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब मैंने चार्ज देखा तो मेरे को वैल्यू मिली 8 न्यूटन। क्या मिली बच्चे? 8 न्यूटन। तो कहीं ना कहीं 2 न्यूटन का जो फोर्स है वो क्या हो रहा है? 2 न्यूटन का जो फोर्स है वो क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 2 न्यूटन का फोर्स यहां पर कहीं ना कहीं गायब हो रहा है ना? आर यू एग्रीइंग विद मी और नॉट? बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि गायब हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि गायब हो रहा है। तो जैसे ये मिसमैच आया थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में, दिस इज योर थ्योरेटिकल वैल्यू जो आपने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट की, बट जब आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखा तो वैल्यू आया 8 न्यूटन का। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनो, प्लीज ध्यान से समझो। जैसे ये मिसमैच आया तो साइंटिस्ट लोगों की अतमाजी सटक ली।
कि यार ये क्या है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो जैसे ये डिफरेंस आया, उन लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो उन्होंने क्या नोटिस किया, ध्यान से सुनो, उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने ये नोटिस किया कि न्यूक्लियस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन यहां पर ये जो इनर कोर में, यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन इनर कोर के अंदर, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाएंगे, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, ये तो पता है ना सबको, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट लेकिन अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल, यस ये तो पता है, बेसिक रूल है, ये तो सीखा हुआ हमने 9th 10th में भी सीखा हुआ ये चीज। तो ये जो इनर कोर है ना, यहां से क्या आना शुरू हुआ, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को साइंटिस्ट लोगों ने एक नाम दिया, द नेम वाज शील्डिंग इफेक्ट। क्या नाम दिया, शील्डिंग इफेक्ट। आपने ये एग्जैक्टली सेम चीज चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी है कि नहीं, बट वहां पर कई बार चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पाती हैं, बिकॉज थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो विद द टाइम यू विल गेट टू नो, and this is the time where you will actually get what is shielding effect. So shielding effect is nothing but force of repulsion given to the valence shell electrons, by the inner core electrons of an atom. ये डेफिनेशन लिखो। यस हर्ष, व्हाट्स योर डाउट? सर आपने बोला कि वो 10 न्यूटन होगा थियोरेटिकली, तो मतलब वो न्यूक्लियस से लेकर 2s2 तक का होगा वो? हाँ, न्यूक्लियस से लेके 2s2 तक का हम देख रहे हैं, सेकंड तो शेल सर के अंदर जो पहला 2p1 तो है, सॉरी 2p1 भी तो है। हाँ तो मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैंने तो कोई एक इलेक्ट्रॉन उठाया ना, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन उठाया, उसी के बीच का चार्ज ढूंढूंगा ना। और सर वो डिफाइन आप रिपीट करोगे? क्या डिफाइन रिपीट करूं बच्चे, बोल। न्यूक्लियर चार्ज की सर। न्यूक्लियर चार्ज इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन experienced by the valence shell electrons by the nucleus. करेक्ट? यस मीर, क्या डाउट है? सर हमें कौन सी डेफिनेशन लिखनी है शील्डिंग इफेक्ट की, वो थर्ड चैप्टर में चला है वो या ये वाली सर? क्या करवाया थर्ड चैप्टर में, बताओ। नहीं मतलब सर ये वर्ड जो आपने ऐड किया इनर कोर, वो ऐड करे ना, मतलब हम। हाँ करो ना, क्यों ना करो, करो ना, टेक्निकल वर्ड है भाई वो। फोर्स ऑफ रिपल्शन given to the valence shell electron by the inner core electron of an atom is known as shielding effect. क्लियर हुआ? यस सर। गुड, चलो हैंड डाउन करो फिर अपना। यस मोक्ष, व्हाट्स योर डाउट? सर शील्डिंग इफेक्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ। क्या क्या दिक्कत है बच्चे, बोल, कहाँ दिक्कत है? सर मतलब ऐसे समझ नहीं। सुन मेरी बात, एक न्यूक्लियस अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यस सर। लेकिन ये अट्रैक्शन के अंदर इनर कोर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ऊपर क्या एक फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लगाएंगे? जी सर। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सर वो लाइक चार्ज है सर। परफेक्ट। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन इनर कोर वाले इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को देते हैं, उसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, ओके सर, क्लियर 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 हुआ ये चीज? अरे मेरे प्यारे बुलबुलो, मुझे कुछ इंडिकेशन दो, क्लियर हुआ ये चीज कि नहीं हुआ? यस, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? सिंपल है ना, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही सिंपल हो गया। अब हुआ क्या, देखो यहां पर ये 10 न्यूटन में से एक्चुअली में 10 न्यूटन से वो खींच रहा था,
लेकिन सामने 2 न्यूटन का फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग रहा था इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो 10 में से 2 न्यूटन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस हो जाएगा ना। तो माइनस हुआ तो आपको क्या मिल गया, 8 न्यूटन। ये 8 न्यूटन को मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना मैंने क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो 8 न्यूटन हमें मिला, इस 8 न्यूटन को मैं बोलता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वर्ड देखो क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ZF, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, Z इफेक्टिव। Z क्या था, द theoretical nuclear charge which an electron experiences, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, उसके अंदर लिखोगे डेफिनेशन में द नेट चार्ज experienced by an electron of the valence shell by the nucleus, the net charge experienced by an electron of the valence shell by the nucleus is known as effective nuclear charge, is known as effective nuclear charge। अच्छा, इसको नेट चार्ज ना बोलते हुए ये कट करो वर्ड, द नेट फोर्स, चार्ज मत लिखो, द नेट फोर्स, द नेट फोर्स, नॉट चार्ज, द नेट फोर्स। क्लियर है, 100% क्लियर हुआ सबको? अरे भाई पक्के से क्लियर हुआ? देखो मैं ये इस पॉइंट पे देखो, मैंने ऑलमोस्ट अभी 10 मिनट तो बिगाड़ दिए हैं, अभी और 5 मिनट बिगाड़ूंगा, क्योंकि ये पी ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पी ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इज दैट क्लियर? पक्का? Yes, I'm repeating the definition of effective nuclear charge. The net force experienced by the valence shell electron, experienced by the valence shell electron by the nucleus of an atom is known as effective nuclear charge. Is known as effective nuclear charge. लिखा? पक्के से लिखा? 100% लिखा? अब यहां पर देखो मैं जो बताने जा रहा हूं, कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन, कंसंट्रेट। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं शील्डिंग इफेक्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है शील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ the subshell, shielding strength of the subshell। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मेरी बात को प्यार से सुनो, पहले सुनो फिर लिखना। मैंने अभी आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनो, अभी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सब लोग यहाँ पर अहमदाबाद के हैं, सब लोग अहमदाबाद के हैं, राइट? सबको पता है गुजरात कन्वेंशन ग्राउंड है हमारे अहमदाबाद में, देयर इज अ बिगेस्ट ग्राउंड, GMDC ग्राउंड जिसको हम बोलते हैं। यस, मैंने अभी आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि बेटा उस GMDC ग्राउंड के अंदर कोहिनूर हीरा रखा जाने वाला है। क्या रखा जाने वाला है? कोहिनूर हीरा रखा जाने वाला है। ध्यान से सुनना, पहले सुनो फिर लिखना। ये कहानी है आपको शील्डिंग स्ट्रेंथ समझाने की, लेकिन जब तक मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया ना, उससे पहले ये पूरे अहमदाबाद को इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। तो अब क्या हुआ, अब हर्ष राठौड़ जो है वो भागा उस कोहिनूर हीरे को देखने पहुंचा, लेकिन हुआ ये कि उस कोहिनूर हीरे के अराउंड बहुत सारे लोग थे। क्या थे? बहुत सारे लोग थे। तो मुझे हर्ष राठौड़ बताएगा, हर्ष राठौड़ अनम्यूट योरसेल्फ, थिंक एंड देन आंसर, ठीक है? क्या आप इस हीरे को आसानी से देख पाओगे? नो सर। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि जब आप अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो तो कोई यहां से कोनी मारेगा, कोई यहां से कोनी मारेगा, कोई घुटना मारेगा, बोलेगा चल निकल भाई पहले हमको देखना है। यस। तो आप यहाँ पर ये चीज नोटिस कर पा रहे हो ना कि ये चीज आप क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि देयर वर मोर पीपल बिफोर यू हु हैड क्राउडेड द कोहिनूर हीरा। यस, यस सर।
अच्छा चलो, केस नंबर 2 ध्यान से देखना। केस नंबर 2, अभी भी हीरा कोहिनूर ही है, अभी भी हीरा कोहिनूर ही है। और जब मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया तो अहमदाबाद में सिर्फ 5 लोगों को वो पता था। अहमदाबाद में सिर्फ 5 लोगों को वो चीज पता थी कि कोहिनूर हीरा है। तो वो 5 लोग ऐसे होंगे ना, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे होंगे ना हर्ष। यस सर। अब मुझे बताओ, अगर हर्ष ये हीरा देखना चाहता है तो क्या आसानी से देख पाएगा? यस सर। हाँ, क्यों? क्योंकि जो पब्लिक है वो बहुत ही डिफ्यूज्ड पब्लिक है। क्या है वो? बहुत ही डिफ्यूज्ड पब्लिक है। ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना। पब्लिक केस नंबर 1 के अंदर पब्लिक जो थी वो बहुत ही कंसंट्रेटेड थी, इसीलिए हर्ष जो है वो पब्लिक के अंदर घुस के नहीं जा पाया। करेक्ट है। केस नंबर 2 में पब्लिक डिफ्यूज हो गई तो हर्ष बहुत आसानी से कोहिनूर हीरा तक पहुंच गया। अब आपका एनालॉजी यहां पर कर रहा हूं, देखो ये जो कोहिनूर हीरा मैंने यहां रखा था ना, ये कोहिनूर हीरा को मान लो कि ये कोहिनूर हीरा आपका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। करेक्ट। ये मेरा पहला शेल है, दैट इज 1s। ये मेरा दूसरा शेल है, दैट इज 2s एंड 2p। अब ये जो न्यूक्लियस है ये मेरे वैलेंस शेल को अपनी तरफ खींच रहा है। कोहिनूर हीरा हर्ष को अट्रैक्ट कर रहा था। यस, कोहिनूर हीरा हर्ष को अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन केस नंबर 1 में हर्ष अंदर क्यों नहीं जा पाया? बिकॉज अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन था। क्यों था? बिकॉज पब्लिक कंसंट्रेटेड थी। यस, तो यहां पर भी एक पॉइंट जो आपको लिखना है कि शील्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो सबशेल के शेप पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द सबशेल। जितना कंसंट्रेटेड शेप होगा, ध्यान से सुनो पहले, जितना कंसंट्रेटेड शेप होगा उतना अंदर से फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा। डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस, डू यू एग्री विद मी और नॉट? और अभी अभी मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि S सबशेल इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड एंड F सबशेल इज द मोस्ट डिफ्यूज्ड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि शील्डिंग स्ट्रेंथ मतलब क्या, फोर्स ऑफ रिपल्शन किसका सबसे ज्यादा होगा, तो कोई मुझे बता सकता है फोर्स ऑफ रिपल्शन किसका सबसे ज्यादा होगा? चिट चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए। इतनी लंबी कहानी बताई, देखते हैं कितने बच्चे जो हैं इसको अच्छे से बता पाते हैं। द्विज बहुत बढ़िया, सुपर आंसर द्विज, सुपर आंसर। लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। मिहिर वेरी नाइस। मैं पूछ रहा हूं कि अगर मुझे कंपेयर करना है S, P, D और F के अंदर, तो कौन है जो सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग कर सकता है? कौन है जो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा? महर्ष चटानी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कशिश वेरी नाइस। अरे भाई ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो, मैं क्या पूछ रहा हूं, अंदर से फोर्स ऑफ रिपल्शन कौन सबसे ज्यादा लगाएगा? जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा वही तो बाहर वाले पे सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। तो यहां पर लिखो कि S का शील्डिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद P का होगा, फिर उसके बाद D का होगा, फिर उसके बाद F का होगा। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर वैलेंस शेल के जस्ट इनर शेल के अंदर, जस्ट इनर शेल के अंदर अगर S ऑर्बिटल है तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। लेकिन अगर उसी वैलेंस शेल के जस्ट इनर शेल के अंदर, जस्ट इनर शेल के अंदर D या फिर F सब शेल है तो यहां से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा वो बहुत ही वीक लगेगा। अगर इनर शेल में S है तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगा, अगर D और F है तो बहुत वीक लगेगा। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन वीक है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा? है ना? फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर वीक है तो मैं बोल सकता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा।
सिमिलरली अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन स्ट्रांग है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घट जाएगा। यस और नो? क्लियर है ये चीज? 100% है? पक्का? ये समझ में आया? शील्डिंग इफेक्ट समझ में आया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आया? न्यूक्लियर चार्ज समझ में आया? ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शील्डिंग स्ट्रेंथ एस का सबसे ज्यादा होता है, पी का उससे कम, डी का उससे कम और एफ का सबसे कम होता है। एफ प्रोवाइड्स द वीकेस्ट शील्डिंग, मतलब वीकेस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन, और वीकेस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन होने की वजह से यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर हो जाता है बहुत ही प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम को जानते हैं हम लोग इधर आके। देखो प्रॉब्लम को जानते हैं इधर आके। अब अगर आप देख पा रहे हो तो पहले 2 एलिमेंट्स के अंदर तो इनर कोर जो है वो नोबल गैस था। नोबल गैस था तो बेसिकली या तो एस होगा या तो पी होगा। जस्ट इनर शेल जो है वो या तो एस होगा वो या तो पी होगा, बिकॉज नोबल गैस है। तो यहां पर इनके वैलेंस शेल के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो बहुत क्या लग रहा होगा? स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा। डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस, एग्री करते हो ना? डू यू एग्री विद मी और नॉट? प्लीज गिव मी अ थम्स अप जल्दी। यस। जैसे ही मैं यहां पे जाता हूं तो यहां पर मेरा जो जस्ट इनर शेल है वो नोबल गैस नहीं है, वो क्या है? डी इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है वो? डी इलेक्ट्रॉन्स। और डी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ही पुअर शील्डिंग करते हैं। और अगर वो पुअर शील्डिंग करते हैं तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो वीक हो चुका है? फोर्स ऑफ रिपल्शन वीक हो चुका है। और वो वीक होने की वजह से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो इंक्रीज हो रहा है? न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो इंक्रीज हो रहा है। यस और नो? एग्री? एग्री करते हो? 100%? चलो बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहां पर देखो, जब मैं थेलियम पे जाता हूं तो वहां पर तो मेरा जो इनर शेल है वो 4f है और फिर 5d है। यस, वो 4f और 5d है ना? 4f और 5d। और f के आने की वजह से शील्डिंग तो क्या हो चुका है? वीकेस्ट हो चुका है। क्या हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों? वीकेस्ट हो चुका है। और उस वीकेस्ट की होने की वजह से इसके न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो वैलेंस शेल के ऊपर बहुत ही क्या हो चुका है? स्ट्रांग हो चुका है। वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा, राइट? आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा। यस और नो? और यही कारण है कि आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक प्रॉपर्टीज के अंदर अमेजिंग वाले एक्सेप्शंस आते हैं। ठीक है? यही कारण है जिसकी वजह से बहुत ऊट पटांग चीजें आपको देखने को मिलेंगी पी ब्लॉक में। लेकिन उन ऊट पटांग चीजों का एक ही कॉमन आंसर रहेगा। वो क्या रहेगा? जस्ट इन अ मिनट आई विल टेल यू। सबसे पहले आप ये जो स्क्रीन पे आपको लिखना है तो 10 सेकंड लेके वो स्क्रीन पे जो लिखा है कंप्लीट करो। इनर कोर्स के बारे में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। 10 seconds to go. Done? Clear? Sure? Let's celebrate this moment. बहुत बड़ा टॉपिक हमारा पी ब्लॉक का खत्म हो गया। Let's celebrate this moment. Come on. Done है? Easy है ना? बहुत सारी चीजें चैप्टर नंबर 3 की भी क्लियर होंगी। अभी देखना, बहुत सारी चीजें चैप्टर नंबर 3 की भी क्लियर होंगी। चले आगे। कैन वी गो अहेड?
चलो लेट्स सी देन, लेट्स सी। अब हम लोग देखेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी, दैट इज एटॉमिक रेडियाई, और इसका ट्रेंड पढ़ेंगे इस ब्लॉक के अंदर, इस ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड पढ़ेंगे। तो याद करके बताओ मेरे को, याद करके बताओ कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, इफ वी गो टॉप टू बॉटम, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या आपको याद है कि नहीं याद है कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज होता है ना? एवरीवन एग्रीज ना, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। उसका रीजन मैं एस ब्लॉक के अंदर बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन्स एडेड इन नेक्स्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स एडेड इन नेक्स्ट शेल, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, देयरफॉर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। यस, एग्री, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने आप लोगों के लिए एक मेहनत किया है जो आपको नहीं करना है, आपको याद नहीं करनी है ये चीजें, बस आपको कुछ नोटिस करना है। मैं देखता हूं कितने बच्चे नोटिस कर पाते हैं। मैंने यहां पर आपको एटॉमिक रेडियाई की वैल्यूज दी है, देखो ऑल दीज वैल्यूज आर इन पिकोमीटर्स, ये सारी वैल्यूज पिकोमीटर्स के अंदर है। क्या आप यहां पर कुछ नोटिस कर पा रहे हो? आर यू एबल टू सी एनीथिंग इन दिस एटॉमिक रेडियाई? कुछ नोटिस किया आपने? अगर नोटिस हो गया है तो पुट अ रेज हैंड सिंबल, अगर नोटिस हो गया है तो पुट अ रेज हैंड सिंबल। लेट मी सी कितने बच्चे नोटिस कर पाए। लेट मी सी कितने बच्चे नोटिस कर पा रहे हैं। सर कुछ तो गड़बड़ है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है यहां पर, है कि नहीं है? यस, क्या है? नोटिस करो, क्या है? नोटिस करो। बहुत बढ़िया कशिश, वेरी नाइस। देखो, लेट मी आस्क, वेदांश पटेल है हमारे साथ, वेदांश है हमारे साथ? यस सर। क्या नोटिस किया बच्चे आपने? गैलियम का एटॉमिक रेडियाई एल्यूमिनियम से कम होगा। अरे यार सुपर, क्या शार्प आईज है तेरी, जोरदार। यहां पर ट्रेंड होना चाहिए था बोरॉन का रेडियस सबसे छोटा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम एंड फिर थीलियम। ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था ना। लेकिन यहां पर हमें नोटिस हो रहा है कि ये ट्रेंड ना होते हुए यहां पर बोरॉन, फिर गैलियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर इंडियम है और फिर थीलियम है। अच्छा, आप एक चीज और नोटिस कर रहे होगे कि इंडियम और थीलियम का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल, ओनली 3 पिकोमीटर्स डिफरेंस है। थीलियम का ज्यादा बड़ा ही है, लेकिन 3 पिकोमीटर तो यार बहुत ही छोटा होता है, इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बोल सकता हूं। यस, डू यू एग्री विद मी और नॉट? गिव मी थम्स अप। कर सकते हैं ना हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो ट्रेंड लिखो, टॉप टू बॉटम जाने पे इस ग्रुप में बोरॉन का एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा है, फिर गैलियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर इंडियम है, फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है थीलियम, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है थीलियम। पहले तो ट्रेंड लिखो। अब इसका रीजन बता रहा हूं, और वो रीजन हर एक एटॉमिक प्रॉपर्टी में आपका ये रीजन जाएगा, ठीक है? एटॉमिक रेडियाई ट्रेंड में है एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन है as we go down the group, as we go top to bottom in boron family, as we go top to bottom in boron family, there is filling of D and F subshell electrons, D and F subshell electrons. Due to this filling, due to this, Z effective slightly increases on
the valence shell, and hence the trend, and hence the trend. Correct? As we go top to bottom in boron family, there is filling of D and F subshell electrons. अच्छा, इसके आगे आप यहां पर एक चीज और ऐड कर सकते हो, which provide poor shielding, ऐसा लिख सकते हो, which provide poor shielding. Due to this, Z effective slightly increases on the valence shell, and hence the trend. करेक्ट है? इजी है? क्लियर है? ओके। अब कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर क्वेश्चन आ जाता है, ग्रुप का ट्रेंड नहीं पूछता है वो खाली इतना पूछता है कि वाई गैलियम्स एटॉमिक रेडियस इज लेसर देन एल्यूमिनियम, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो, बोरॉन से एल्यूमिनियम, ऐसे ही आंसर ऐसे ही लिखोगे, बोरॉन से एल्यूमिनियम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज द इनर कोर इज नोबल गैस। एल्यूमिनियम से गैलियम एटॉमिक रेडियस होना चाहिए था इंक्रीज, बट हो जाता है डिक्रीज। उसका रीजन आप लिखोगे, बिकॉज in gallium there is inner core plus 10d electrons which provide poor shielding, therefore Z effective increases. करेक्ट? फिर उसके बाद आप देखोगे गैलियम से इंडियम आपको वापस रेगुलर इंक्रीज देखने को मिलेगा, दिख रहा है ना? गैलियम से इंडियम वापस रेगुलर इंक्रीज है। वाई? अगेन यहां पर नोबल गैस प्लस 10d इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो आपका जो शील्डिंग है वो कांस्टेंट ही है, शील्डिंग में कोई चेंज नहीं आया है। इज दैट क्लियर? बट हमारा जो वैलेंस शेल है वो ज्यादा दूर हो गया है न्यूक्लियस से। शील्डिंग तो कांस्टेंट ही है, लेकिन वैलेंस शेल दूर हो गया है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस का इंक्रीज इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिर वो यहां से कई बार क्वेश्चन करता है कि इंडियम से थेलियम आपका इंक्रीज इज वेरी नेग्लिजिबल, ऐसा क्वेश्चन करता है, वेरी वेरी नेग्लिजिबल। तो उसके अंदर यहां पर प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, पहले सुनो फिर लिखो कि यहां पर आपका इनर कोर प्लस 14f इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10d इलेक्ट्रॉन्स है, and you will write down that F electrons are the poorest shielders. F electrons are the poorest shielders. Therefore, Z effective increases largely. Z effective increases largely. लिखा? सबने लिखा? पक्के से लिखा? मैं बता रहा हूं बहुत ट्रबल होगा। एनसीईआरटी का पैराग्राफ देख लेना, जितना एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है ना, उतना तो कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। आपकी एनसीईआरटी में एटॉमिक रेडियस वाले पैराग्राफ के अंदर उसने खाली बता दिया है ट्रेंड, और उसके आगे लिख दिया है दैट दिस इज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट स्टडीड इन यूनिट 2, ऐसा करके लिख दिया है। ठीक है? हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको हर चीज जहां पर जरूरत है वहां पर समझा देंगे, ताकि आपके जो नोट्स बने वो बहुत अमेजिंग बने। और ये नोट्स आपको संभाल के रखने हैं, बिकॉज पी ब्लॉक क्लास 12th में भी कंटिन्यू होगा। तो अगर आपको एक अपर हैंड चाहिए, बीइंग माय स्टूडेंट्स, इफ यू नीड दैट अपर हैंड इन क्लास 12th, then you will have to keep these notes with you. जब हम P block क्लास 12th में शुरू करेंगे तो हम आपको ये नोट्स एक बार रिवाइज करवाएंगे, we will revise those। और फिर जब आप लोग उस क्लास के अंदर आंसर्स दे रहे होगे with respect to the new students who will join us in class 12th, तब उनको रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या लूज किया है।
Is that clear? Not coming in class 11 to keystone what they have lost. Yes or no? है कि नहीं? एग्री करते हो ना? तो बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको. लिख लिया सबने? ट्रेंड लिख लिया? अच्छे से लिख लिया? बहुत बढ़िया. चलो आगे बढ़ते हैं. अमेजिंग एक्सेप्शंस आने वाले हैं. सो प्लीज लिसन टू दिस. नेक्स्ट ट्रेंड ऑन योर स्क्रीन. देखो मैंने यहाँ पर वो भी रिकॉल करने का प्लान किया था, बट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो रिकॉल करने की जरूरत थी नहीं. नेक्स्ट ट्रेंड है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी. ध्यान से देखिएगा. नेक्स्ट ट्रेंड है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी. अब कोई मुझे बताएगा इन एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं. वैलेंस शेल में जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखता है? ये ग्रुप 13 एलिमेंट्स के अंदर कोई मुझे बता सकता है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. कुशल त्रिवेदी बताओ. चलो. NS2NP1. बहुत बढ़िया यार. NS2NP1 देख लो. आपका चैप्टर जो है क्लास में प्रिपेयर हो रहा है. सो क्या आपको दिख रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन दूर हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? है कि नहीं है? दे आर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स अवे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. तो इन एलिमेंट्स की टेंडेंसी रहती है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की. इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए ये लोग बनाते हैं E3 प्लस आयन. क्या बनाते हैं? E3 प्लस आयन. जैसे हमने आपको बताया था ग्रुप 1 बनाता है M प्लस, ग्रुप 2 बनाता है E2 प्लस. इसको हमने नाम दिया था मोनोवैलेंट आयन. नाम दिया था इसको, हमने नाम दिया था बाईवैलेंट आयन. याद आ रहा है सबको? आ रहा है एस ब्लॉक? वैसे ही इसको हम लोग नाम देंगे ट्राईवैलेंट आयन. दिस इज नोन एज ट्राईवैलेंट आयन. सो आयनाइजेशन एनर्जी हेडिंग डाल के उसके ऊपर पहला पॉइंट लिख लो that these elements form trivalent ion. ये एलिमेंट्स ट्राईवैलेंट आयन फॉर्म करते हैं. ये लिख लिया? सबने लिख लिया? पक्के से लिख लिया? अब ध्यान से देखो, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है. When I go from top to bottom, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम की जब मैं बात करता हूं तो लेफ्ट टू राइट में ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेफ्ट टू राइट में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. बोरॉन फैमिली का पी ब्लॉक में अगर मैं बात करूं तो बोरॉन फैमिली हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी. बहुत सिंपल है. बोरॉन फैमिली हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी. लेकिन यहां से लेफ्ट टू राइट में क्वेश्चन पता है कहां पर बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा, वो ये पूछेगा कि कंपेयर करो ग्रुप 2 और ग्रुप 13 की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE1. और मैं आपको ये एस ब्लॉक में करवा चुका हूं कि ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2, उनका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू ग्रुप 13. होना ग्रुप 13 का ज्यादा चाहिए था, बट है ग्रुप 2 का. रीजन इज स्टेबल फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ऑर्बिटल. स्टेबल फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ऑर्बिटल. ये हम लोग s ब्लॉक में कर चुके हैं. कैन एनीबॉडी गिव मी द थम्स अप ऑन दिस पॉइंट? यस, हैव वी डन दिस और नॉट? आयनाइजेशन एनर्जी पार्ट के अंदर हमने पॉइंट लिखवाया है आपको. यस. सो लेफ्ट टू राइट में ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के ट्रेंड में थोड़ा एक्सेप्शन है, तो वो लिख लेना. बाकी पी ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है टॉप टू बॉटम में. प्रॉब्लम है टॉप टू बॉटम में. अब ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो पहले. क्या सब लोगों को याद है टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है? यस. उसका रीजन आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई. है कि नहीं? बट यहां पर तो एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड में दिक्कत था ना? एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड में दिक्कत था. और उसके अलावा बच्चे यहां पर भूल जाते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, एंड देन सेकेंडली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई.
अब डाउन द ग्रुप आपको पता है ना, डी एंड एफ क्या हो रहा है, डी एंड एफ सब शेल इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है बहुत ही पुअर शील्डिंग, उसकी वजह से आपका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है दे आर गेटिंग स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, यस और नो, एग्री, डू यू एग्री? तो यहां पर ट्रेंड देखो क्या हो जाएगा, यहां पर बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए था, है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड होना चाहिए था गैलियम का, होना चाहिए था ना, गैलियम का एटॉमिक रेडियस सेकंड है, होना चाहिए था, लेकिन यहां पर थेलियम इज हैविंग द सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। फिर आता है एल्यूमिनियम, सॉरी, फिर आता है गैलियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है इंडियम। This is the important trend, very important, hashtag star। MCQ क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड यही पूछा जाता है और यही पूछा जाएगा, या तो ये ट्रेंड का क्वेश्चन होगा या फिर क्वेश्चन होगा अमंग द ग्रुप 13 एलिमेंट्स विच हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, विच एलिमेंट हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन ए में देगा बोरॉन, ऑप्शन नंबर बी में देगा थेलियम, ऑप्शन नंबर सी में देगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी में देगा इंडियम। द आंसर गोज एज इंडियम। रीजन आपके बाजू में मैंने यहां पर लिखा हुआ है, रीजन इज दिस। यस मीर, मीर डाउट पूछो। सर इसमें आपकी आवाज कट रही है, हाँ बोलो। योर वॉइस इज नॉट क्लियर मीर। अभी के लिए मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, क्लास के बाद ये डाउट पूछ लीजिएगा, क्लास के बाद रुक जाइएगा, ठीक है, 5 मिनट। डन 100%। अरे भाई बोलो यार, कुछ तो बोलो, कुछ तो इंडिकेशन दो। ट्रेंड पता नहीं चला किसी को, ट्रेंड पता नहीं चला, क्या ट्रेंड पता नहीं चला बच्चे? देखो मैं वापस यहां पर लिखता हूं, क्या हम लोगों ने एटॉमिक रेडियई का ट्रेंड देखा था? दैट वाज नथिंग बट बोरॉन का सबसे छोटा, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम, देखा था? यस और नो? जिसने भी ये डाउट पूछा यस और नो, देखा था ना? गिव मी थम्स अप। देखा था, कोई दिक्कत नहीं था, इस ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं था। अब आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियई, ये आप पढ़ के आए हो। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सर आयनाइजेशन एनर्जी का अगर ट्रेंड लिखो तो बोरॉन का सबसे ज्यादा, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और फिर थेलियम होना चाहिए था। यस और नो? इनवर्स रिलेशन है ना, तो ये रिलेशन आना चाहिए था, लेकिन यहां ये देखा गया कि थेलियम का आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस लार्जली। उसका रीजन, थेलियम के अंदर 4f14 5d10, वेरी वीक शील्डिंग, जिसकी वजह से वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ गया। अब अगर बढ़ गया तो क्या इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कि डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, डिफिकल्ट है। सो दैट्स द रीजन over here you will understand that थेलियम का आयनाइजेशन एनर्जी बाकी रिस्पेक्ट ऑफ द एलिमेंट्स, दैट इज गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम के रिस्पेक्ट में बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। जिसने ये डाउट पूछा था यस और नो? हम सब पक्का, श्योर? चलो एक पॉइंट लिखिए, IE1, मैंने आपको बोला ना ये ट्राईवेलेंट आयन बनाते हैं, बोला था मैंने, तो उसके अंदर 3 आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, IE1, IE2,
एंड IE3। लिख लो कि IE1 का ट्रेंड सबसे, IE1 जो है वो सबसे कम होता है, फिर उससे ज्यादा IE2 होगा और सबसे ज्यादा IE3 होगा, सबसे ज्यादा IE3 होगा। प्लीज राइट दिस डाउन, राइट दिस पॉइंट और उसको बॉक्स में डाल देना। डन है? अरे बोलो क्लियर है? अरे 100% पक्का है ना? चलो आगे बढ़ो। लास्ट ट्रेंड फॉर द डे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। देखो मैं यहां पर टाइम डाल रहा हूं, मैं कार्बन फैमिली के अंदर एटॉमिक प्रॉपर्टीज में टाइम नहीं डालूंगा, क्योंकि रीजनिंग और आंसर सेम आने वाले हैं वहां पर भी। इज दैट ओके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम में, बोरॉन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जब आप देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट वैल्यू जो है वो सेम हो जाती है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा सेम नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। बोरॉन से एल्यूमिनियम डिक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस और नो? लेकिन इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बोरॉन से एल्यूमिनियम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑनवर्ड्स आपको वैल्यू में हल्का सा स्लाइटली इंक्रीज्ड वैल्यू दिखेगा। यू विल सी अ स्लाइटली इंक्रीज्ड वैल्यू। रीजन वही है, मैंने आपको बता दिया, डाउन द ग्रुप फिलिंग ऑफ डी एंड एफ सबशेल्स व्हिच प्रोवाइड पुअर शील्डिंग, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। यस, रीजन वही 100%। विद दिस गुड नोट आज का क्लास यहीं पे खत्म हो रहा है, आज का क्लास यहीं पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पड़ाव नंबर 4 जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो भी कंसंट्रेट करूंगा वो पड़ाव नंबर 5वें पे करूंगा जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज। और अगर आपको ये ग्रुप समझ में आ गया तो कार्बन वाला जो फैमिली है वो 10 मिनट में खत्म होगा, विद इन 10 मिनट्स इट विल गेट ओवर। बट प्रॉब्लम है क्या आप लोगों ने ये ग्रुप को अच्छे से पढ़ा कि नहीं? तो एक बार वापस से बिफोर मंडेज क्लास आज के जितनी भी चीजें आपने लिखी हैं उनको रिवाइज करो, एंड व्हेन वी मीट इन द मंडेज क्लास we'll meet with good energy, smiling faces, positive energy, and with this good note I bid adieu to all of you. God bless you all. Take care. Bye bye.